नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। मैं रविंद्र सर। आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पर पढ़ाएंगे और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ह्यूमन ब्लड, जिसका लेक्चर नंबर 1 होगा। तो दोस्तों, ह्यूमन ब्लड लेक्चर नंबर 1 बाय रविंद्र सर, स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब, कॉन्टैक्ट नंबर दिस। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। और इस क्लास को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ब्लड से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हमारा गलत यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो इसके 3 लेक्चर होंगे। 3 लेक्चर पहले हम लोग इसमें संपूर्ण व्याख्या करेंगे और इसके बाद फिर हम आपको इसका टेस्ट कराएंगे, यानी एमसीक्यूज कराएंगे, चाहे वो पीसीएस का हो, आईएएस का हो या कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड क्या है, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं। तो मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक यानी ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप। ये एक जीवित ऊतक है और कैसा है, लिविंग टिश्यू है। और ये नेचुरल कोलाइड होता है। कोलाइडल सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो ये एक नेचुरल कोलाइड होता है। ओके, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड की मानव शरीर में मात्रा कितनी होती है, तो जो हमारा शरीर होता है उसका वेट, उसके वेट का 7% होता है। ये समीक्षा अधिकारी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट करना था। ऐसे दे दिया गया था कि एक व्यक्ति का भार इतना है तो उसमें कितना ब्लड होगा, ठीक है। तो 7% उसका निकाल लीजिए, उतने लीटर होता है। ओके, लेकिन महिलाओं में कितना होता है, तो जितना निकले 7% उसमें ½ लीटर कम कर दीजिए तो वो महिलाओं का ब्लड हो जाता है। ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4, लेकिन यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा 7.35 से 7.45। तो ये जो यहाँ पर हमने डेटा लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेंज को क्रॉस करता है, पीएच वैल्यू अगर इस रेंज को क्रॉस करता है तो एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को कहते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस या अल्कालोसिस। क्या होता है उस बीमारी का नाम, मैं लिख देता हूं, एसिडोसिस। एसिडोसिस या अल्कालोसिस। अल्कालोसिस ये बीमारी हो जाती है ना। अगर पीएच वैल्यू इस रेंज से क्रॉस करता है तो बीमारियां हो जाती है एसिडोसिस और अल्कालोसिस, ठीक है। ये बीमारियां हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक दिया हुआ दोस्तों, जरा इसको मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं बड़ा कर लूं। ये देखिए, इसको मैंने बड़ा किया हुआ है, तो बड़ा करने पे आपको यहां पर दिखेगा। ये यहां पर डाला गया, रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः मिलीग्राम पर डेसी लीटर में मापा जाता है। मिलीग्राम पर डेसी लीटर में इसको मेजर किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पीसीएस में पूछा गया था, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस पर व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और सामान्य मात्रा कितनी होती है ब्लड में ग्लूकोज की, 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml, ठीक है। 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, कितनी होती है, 100 मिलीग्राम mg पर 100 ml, इतनी होती है। और अगर इससे ज़्यादा हो गई तो फिर क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग इसको थोड़ा छोटा करते हैं। और ये देखिए, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो आइए इसको देखते हैं। ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो हीमोग्लोबिन में इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हीम, ये लिखा हुआ हीम। तो हीम नाम का इसमें एक पिगमेंट होता है, ये लाल रंग का होता है। तो ब्लड का रंग लाल होता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, हीम। और इसके केंद्र में आयरन पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ग्लोबिन, ग्लोबिन नाम की इसमें प्रोटीन होती है। सामान्यतः व्यक्ति में औसत मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम पर मिलीलीटर, इतना हीमोग्लोबिन होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया, लिखा हुआ है कमी से क्या होता है? एनीमिया। और हीमोग्लोबिन को हम श्वसन रंजक कहते हैं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर लिखा इस्कीमिया। इस्कीमिया एक रोग होता है जब ब्लड की सप्लाई बॉडी में इनसफिशिएंट होती है, जब बॉडी में रक्त की आपूर्ति क्या हो जाती है? अपर्याप्त हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इस्कीमिया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन। आइए तेजी से 15 मिनट में खत्म करेंगे। ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड के कंपोजिशन में एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं, जिनको हम रुधिराणु कहते हैं। तो ब्लड के कंपोजिशन में प्लाज्मा 60% होता है और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 40% होती हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं रुधिराणु, है ना। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी को एराइथ्रोसाइट्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्लाज्मा। प्लाज्मा का कंपोजिशन अलग से देखो। प्लाज्मा में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने % वाटर होता है, तो प्लाज्मा में 80 से 90% वाटर होता है, सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटीन 7%, साल्ट यानी नमक 0.9%, ग्लूकोज कितना होता है? 0.1%, ग्लूकोज कितना होता है? 0.1%, है ना। और ये कैसा होता है? मृत तरल भाग होता है और इसमें फाइब्रिनोजिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? फाइब्रिनोजिन। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हटा दो तो बचे हुए भाग को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। याद रखिएगा, ये कंपोजिशन हमने यहाँ पर बताया। अगली स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे रुधिराणुओं की, है ना। तो इसमें देखिए आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, ठीक है, इसमें केंद्रक अब्सेंट होता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन होता है कैमल और लामा, इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। निर्माण इसका कहाँ होता है? हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो होता है वहाँ पर इसका निर्माण होता है। लेकिन जब एम्ब्रियो स्टेज में मानव होता है, भ्रूणावस्था में माता के गर्भ में, तब इसका निर्माण लीवर और स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। लेकिन ये प्लीहा में मरती भी है, इसलिए प्लीहा की इसे कब्र भी प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन के आसपास होता है। इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन होता है और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये इसका कंपोजिशन। लेकिन अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं आरबीसी के बारे में। देखो, स्प्लीन में ब्लड का कलेक्शन भी होता है ना, इसीलिए स्प्लीन यानी प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और आरबीसी सोते समय घट जाती है 5% तक और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी बढ़ जाती है ही। और देखिए इसमें लिखा हुआ है हीमोसिस्टोमीटर, तो हीमोसिस्टोमीटर से आरबीसी की संख्या को पता किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। इसका लाइफ स्पैन अभी आपको बताया मैक्सिमम 120 डेज होता है, वैसे 20 से 120 डेज, ठीक है। आरबीसी की जो एफिनिटी होती है, जो बंधुता होती है, वो HbCO यानी CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और Hb क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी जो आरबीसी होती है ना, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी सबसे ज़्यादा बंधुता किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC में, ध्यान रखिएगा। आगे हम टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और डिफ्यूजन यानी विसरण की प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, तो गैसें ब्लड में प्रवेश कर जाती हैं। वो कौन सी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। ओके, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे WBC की। WBC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो WBC का शेप कैसा होता है? लाइक अमीबा, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? देखो, WBC के टाइप अगर हम लोग देखें तो WBC में एक होता है लिम्फोसाइट, यहाँ बगल में लिखा है, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है न्यूट्रोफिल। क्या होता है? न्यूट्रोफिल। तो जो लिम्फोसाइट होता है इसका निर्माण होता है प्लीहा में, लीवर में और लिम्फ नोड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है।
और जो न्यूट्रोफिल होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखिए, है ना। इसको हमने बहुत क्लियर कट यहाँ पर बताया। इसका लाइफ स्पैन होता है 2 से 5 दिन। ठीक है, और इसकी संख्या होती है 5000 से वैसे 9000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5000 से 10,000 लिखा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। और इसकी अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसमें WBC हो जाती है हमारे बॉडी में, तो एक बीमारी हो जाती है, इसको कहते हैं ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया क्या है, ये है ब्लड कैंसर। तो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकीमिया। ठीक है, जो ब्लड कैंसर होता है। अब आप देखो RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इसको हमने कंपेयर किया है। सबसे ज़्यादा ब्लड में RBC होती हैं, कितनी होती है, 48 से 54 लाख प्रति क्यूबिक mm। महिलाओं में 48 है, पुरुषों में 54 होती है। ठीक है, 54 लाख, ये सबसे ज़्यादा है। प्लेटलेट्स कितनी होती है, 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक mm। और WBC कितनी होती है, ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर कभी अरेंज करने के लिए आ जाए इनकी संख्या के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, तो आप लगा सकते हो। अब देखो WBC को यहाँ पर बगल में ये 2 पार्ट यहाँ किए गए, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है और यही एंटीबॉडी का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट क्या करती है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एंटीबॉडी क्या होता है, बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनका जब हमला होता है बॉडी में तो ये उसे मार देती है। इसका मतलब ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। कौन, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, WBC का एक टाइप है। तो जो एड्स हो जाता है ना लोगों को, तो एड्स का जो वायरस होता है वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एड्स का वायरस कौन से WBC के किस टाइप को नष्ट करता है, लिम्फोसाइट को। और लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, ये एक गश्ती सेना, पेट्रोलिंग आर्मी की तरह ये क्या करता है, ये पूरे शरीर में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये पूरे शरीर की सुरक्षा प्रणाली यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। और जब किसी को एड्स हो जाता है तो यही लिम्फोसाइट क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है ना। तो कोई भी छोटा छोटा रोग होगा उससे हम लड़ नहीं पाएंगे, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसका डायमीटर कितना होता है, WBC लिम्फोसाइट का, ये 7 माइक्रोमीटर होता है, जिसको हम 0.007 है ना मिलीमीटर भी कह सकते हैं, mm मिलीमीटर, है ना। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आप जब टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ब्लड का कंपोजिशन देखा। और आज का लेक्चर यहीं तक होगा, और अगले लेक्चर में हम लोग इसमें पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। तो एक एक लेक्चर आप सीक्वेंस में देखते जाइए। और ये RO की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, उसी प्ले लिस्ट में ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे क्रम से। तो आप इस लेक्चर को पढ़ने के बाद क्या सीखे, क्या समझ में आया, देखिए जो हम लेक्चर यहाँ पर लेते हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट होता है, जितनी हमारे एग्जाम में डिमांड होती है। तो आप इससे क्या सीखे, आप कमेंट करके हमें बताइएगा, क्या सीखे क्या नहीं सीखे। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम और भी इसी तरीके के अच्छे अच्छे लेक्चर हम आप लोगों को दे पाएँ। आपका कमेंट हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देखिए जरूर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा दीजिए, ताकि फ्री में सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। और कमेंट जरूर करिएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्लड के अगले लेक्चर में ब्लड ग्रुप के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।